बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपका वेलकम करते हैं एक नए कोर्स के साथ जिसका कोड है 5101 MTH 5101। कैलकुलस 1 का ये कोर्स है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये न्यू कोर्स स्टार्ट किया गया है BS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और ये उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर्स जो सेमेस्टर्स होंगे उनमें ये दूसरे जो डिग्री प्रोग्राम्स है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनके लिए भी यही कोर्स हो जाएगा MTH 101 की जगह पे। ठीक है, तो हम इसके लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपकी दुआ से ये सीरीज़ कंप्लीट होगी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लेआउट बता दूं कि इनकी तरतीब क्या होगी लेक्चर्स की। हम एक लेक्चर में 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये मॉड्यूल वाइज है, लेक्चर वाइज नहीं है। तो मीन्स के हम 1 से लेकर 5 तक, पहले में 6 से लेकर 10 तक, इस तरह एंड सो ऑन चलते रहेंगे, यानी कि एक लेक्चर में 5 मॉड्यूल कवर करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इसको अप्रोच करे वो काइंडली पहले 5 मैथमेटिक्स को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। और जो स्टडी करवाने का तरीका होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, वो बिल्कुल बेसिक होगा। बेसिक इस तरह से क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने FSC की होती है, ICS किया होता है, कुछ ने नहीं की होती, कुछ कंप्यूटर के होते हैं, कुछ मैथ के होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं। तो हम थोड़ा निचले लेवल पे जाके मतलब समझाएंगे चीज़ों को। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। मिड टर्म आने वाला है, यहीं से आप प्रिपरेशन करें इंशाल्लाह ताला। मिड टर्म तक हम ये चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे, मिड टर्म का कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल जैसे कि आपको पता है कैलकुलस 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कैलकुलस? कैलकुलस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद चेंज, मोशन एंड अकामुलेशन। ठीक है, कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं? चेंजेस के साथ। ठीक है, क्वांटिटीज़ में चेंज आती है टाइम के साथ, और दूसरे जो फैक्टर हैं उनके साथ। ठीक है, हम उनको डील करते हैं। मोशन को डील करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की। अकामुलेशन को, ठीक है, अकामुलेशन किसको कहते हैं? ऐड अप करना चीज़ों को, जिसमें हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ क्वांटिटीज वेरी एंड हाउ स्मॉल चेंजेस ऐड अप टू प्रोड्यूस लार्ज इफेक्ट्स। कहता है कि हमें ये चीज़ मदद करती है क्वांटिटीज़ में जो चेंज आता है, क्वांटिटीज़ जो वेरी करती हैं उनको समझने में। और ये चीज़ बताती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो जमा होकर कैसे बड़े बड़े चेंज, कैसे बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें कैलकुलस बताती है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ये हैं कि स्पीड ऑफ व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपने गाड़ियाँ चलती देखी होंगी रोड पर, उनकी स्पीड चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये भी एक चेंज की मिसाल है, कैलकुलस की एप्लीकेशन है। फ्लो रेट ऑफ वाटर इन फ्लड सिचुएशन। रिसेंटली जो फ्लड आया उसमें पानी का फ्लो रेट कभी कम हो जाता था टाइम के साथ, कभी ज़्यादा हो जाता था। तो ये भी एक कैलकुलस का चेंज जो है उसको हम स्टडी करते हैं कैलकुलस की मदद से ही। पॉपुलेशन चेंज इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, टाइम के साथ जो शहरी हमारी इलाके में आबादी होती है वो भी चेंज होती है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो भी टाइम के साथ चेंज होती है। तो हम उसको भी कैलकुलस की मदद से स्टडी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चेंज जो है वो टाइम के साथ हो, कुछ और चीज़ों में भी चेंज हो सकती है। जिस तरह के महंगाई होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है, और उनकी जो मतलब ख़रीद वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, तो हम इनको सारा कैलकुलस में स्टडी करते हैं। अब हम इस कोर्स के कंटेंट्स में आपको थोड़े से बता दूं कि हम इसमें स्टडी क्या क्या करेंगे। ये वीकली बेस कोर्स है। ठीक है, हम एक एक वीक के हिसाब से पढ़ेंगे। फाउंडेशंस ऑफ अलजबरा एंड कोऑर्डिनेट्स प्लेन। ठीक है, इसमें हम अलजबरा और कोऑर्डिनेट्स प्लेन की फाउंडेशन पढ़ेंगे, कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ के लिए जो LMS वाले लेक्चर्स हैं उनके लिए डेस्मोस एक उन्होंने सॉफ्टवेयर का मतलब इस्तेमाल किया है। अब वो मैं इधर पेजेस पे तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ है वो आपको थोड़ी सी बना के उसका आइडिया दे दिया जाए। अब बाकी आप उस पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स और कंटिन्यूटी को स्टडी करेंगे। डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैलकुलस एज ए होल क्या चीज़ है। कैलकुलस इज़ नॉट मेमोराइजेशन। वो कह रहा है कि कैलकुलस जो है वो याद करने का काम नहीं है। इट इज़ अबाउट थिंकिंग मैथमेटिकली अबाउट चेंज। ये किस चीज़ के मतलब है? ये चेंज को मैथमेटिकली सोचने के मतलब है, यानी कि चेंज कैसे होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज़ का
ये मतलब है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक जो हमारे हैं कॉन्सेप्ट्स उनको हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जब भी मैथ शुरू करते हैं तो सेट्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ज़रूर समझते हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट की डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत अहम है, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट। इनका क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ का मतलब किसी भी बंदे से पूछें, दुनिया के किसी भी कोने में जाके पूछें तो उसकी राय हमेशा उसके बराबर उसके जो है वो एक जैसी हो। ये ना हो कि कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स को कोई कुछ बता रहा है, कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कुछ बता रहा है, नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके पूछेंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हर बंदा 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड है, कि यानी हर जगह पे इसकी जो भी डेफिनेशन की जाएगी वो सेम होगी। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? सेट्स में चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर रिपीट हो भी जाए तो उसमें उसको हम एज ए वन कंसिडर करते हैं, ठीक है। वैसे तो रिपीट होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो हम उसको वन नहीं कंसिडर करते। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं सेट में हम उसको कहते हैं कि एलिमेंट्स कहते हैं या उस सेट के मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट सेट कैसे है कि इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, इन्फिनिट एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। हमें इसकी रेंज का पता है कि इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। ये सेट बी देखें, इसमें ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये एक इन्फिनिट सेट है, इसकी हमें लिमिट का नहीं पता कि भाई ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो बस उसने ये बोल दिया कि ये सेट रियल नंबर्स का है, इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ऐसे नंबर हैं जो कि ज़ीरो से बड़े हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का तो हमें कोई नहीं पता कि वो कितने दूर तक जाते हैं या क्या सीन होता है। इन्फिनिटली मैनी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो इसलिए ये एक इन्फिनिट सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये हमारे पास एक सिंबल है बिलोंग्स टू, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और अगर इस पर ये इस तरह लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि कोई एलिमेंट के बारे में अगर हमने बताना हो कि ये सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो ये दो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो करेगा तो ये होगी, अगर नहीं बिलोंग करता तो ये वाला सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे। आगे है मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर का मतलब देखें कि मतलब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि टेबल की शक्ल में या लिस्ट फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, कि यानी अगर हमारे पास पहले 4 नेचुरल नंबर्स का सेट है तो हम उसको नंबर्स में लिख देंगे 1 2 3 4। ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होती है, इसमें हम लिस्ट बना देते हैं नंबर्स की, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास होता है या इसमें हम एक रूल या कंडीशन बता देते हैं, बाकी हम सेट खुद ही मतलब बिल्डअप करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे एक रूल बता दिया है, कोई नंबर वगैरह नहीं लिखे हुए, ठीक है। ये रूल एक बता दिया है, सही है। तो आप रूल को समझ लें थोड़ा सा कि ये बी सेट हमारे पास किसके बराबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो बात ये है कि इसमें जो भी एक्स होगा या जो भी एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर से आएगा, ठीक है। और एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे साथ हमारे पास ये किस तरह का सेट होगा, ये होगा 1 2 3 एंड 4, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 4 के बराबर हों या 4 से छोटे हों, ठीक है। तो हम उनको किस तरह लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में 1 2 3 4। ये सेट ये वाला बनेगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर से हों और 4 के बराबर या छोटे हों, तो ये 4 के बराबर हमने 1 2 3 4 ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक इंटरवल नोटेशन, मोस्टली यूज्ड फॉर रियल नंबर्स। ये जो इंटरवल नोटेशन होती है ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए, अगर हमारे पास रियल नंबर लाइन का एक पार्ट होता है, इंटरवल जो होता है ना वो रियल नंबर लाइन जो होती है ना उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है 0,1। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें तमाम रियल नंबर शामिल हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, के यानी एक्स में सारे रियल नंबर शामिल हैं। कैसे रियल नंबर शामिल हैं? जो कि एक्स मतलब जो 1 से छोटे हों लेकिन 0 से बड़े हों, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं वो इस इंटरवल में शामिल हैं या इस सेट में शामिल हैं। लेकिन 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अगर शामिल हों तो फिर बड़ी ब्रैकेट्स आ जाती हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं नोटेशन ऑफ इंटरवल। अब हम देखते हैं कि इंटरवल हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो रियल नंबर अगर हमारे पास ए और बी हों तो उनके इर्द गिर्द छोटी ब्रैकेट्स लगा दें। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है वो ए और बी के दरमियान है, लेकिन ए और बी इसमें शामिल नहीं है। छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि ए और बी शामिल नहीं है। और नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास एक इंटरवल है 0,1, तो ये हमने नंबर लाइन ले ली, ठीक है। यहाँ पे 0 है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर है अप टू इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव नंबर है अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये रियल लाइन है हमारे पास। तो ये जो ओपन इंटरवल होता है ना, इसको हम ये देखें ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओपन सर्कल का क्या मतलब है कि ये 0 और 1 शामिल नहीं है और 0 और 1 के दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं। ये देखें मैंने लाइन को हाईलाइट किया है ना, इसका मतलब ये है कि 0 और 1 खुद शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान सारे नंबर शामिल हैं। ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास होता है बड़ी ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ये इक्वलिटी वाले साइंस आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे इक्वलिटी वाले साइंस नीचे नहीं थे, यहाँ पे इक्वलिटी वाले साइंस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं और साथ ए और बी भी मौजूद हो गए हैं अब, ठीक है। पहले हमने इसको ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि ये 0 और 1 नहीं मौजूद थे। तो जो चीज़ मौजूद होती है ना, जो नंबर, हम उसको फिल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखें हम इसकी अब एग्जांपल देखते हैं कि -2,3 क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि -2 और 3 के दरमियान सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं। ये देखें मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और साथ -2 और 3 भी मौजूद है और इसको मैंने फील्ड सर्कल से बना दिया, यानी ये भी मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप होती है हाफ ओपन। इसमें एक क्लोज्ड होता है एक साइड और एक ओपन होती है, ठीक है। ये क्लोज्ड इस तरफ भी हो सकती है, ओपन इस तरफ हो सकती है, ये चेंज हो सकता है, इसका नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैंने लिया है हाफ ओपन हाफ क्लोज, ठीक है। तो ये इस तरफ से क्लोज्ड है और इस तरफ से ओपन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्स ए और बी के दरमियान है, ए और बी के दरमियान सारे एलिमेंट्स, ठीक है, लेकिन ए मौजूद है, ए के साथ क्लोज ब्रैकेट लग गई है ना, बड़ी ब्रैकेट। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा। जहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आएगी वहाँ पे इक्वलिटी का साइन लाजमी आएगा, जिस तरह यहाँ पे आया था। तो देखें कि बी के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है। ए के साथ बड़ी ब्रैकेट थी तो हमने साथ इक्वल का साइन भी लगा दिया यहाँ पे। तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह का इंटरवल बना है कि एक्स जो है वो बी के और ए के दरमियान है, लेकिन बी इसमें शामिल नहीं है, ए शामिल है। हम इसकी मिसाल देखते हैं 0,5। ये 0 से लेकर 5 तक हमारे पास नंबर हैं। ये देखें ये दरमियान वाले सारे नंबर्स हाईलाइट हो गए हैं, लेकिन 5 को मैंने नहीं किया। 5 जो है वो ओपन इंटरवल है यहाँ पे, तो ये शामिल नहीं होगा। 0 की वजह से क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये मैंने फिल कर दिया क्योंकि इसमें बड़ी ब्रैकेट थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इन्फिनिट इंटरवल्स। इन्फिनिट इंटरवल्स कैसे होते हैं कि उनमें एक साइड तो एक एलिमेंट होगा एक साइड पे, लेकिन दूसरी साइड से वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, यानी दूसरी साइड पर उसका कोई भी बाउंड नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगी। जिस तरह ये देखें मैंने ये एक एलिमेंट ए लिया है लेकिन ये नंबर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, एक एलिमेंट बी लिया है लेकिन ये नंबर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मिसाल देखते हैं कि एक्स जो है वो हमारा बड़ा है -1 से। तो इस इंटरवल में कौन से एलिमेंट आएंगे? -1 से बड़े और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। हमें तो पता नहीं है कि एक्स से बड़े तो अब -1 से बड़े कितने नंबर है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये देखें, ठीक है। -1 और इन्फिनिटी, और आपने याद रखना है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं क्योंकि ये कोई नंबर नहीं होते, इनको हम शामिल नहीं कर सकते, तो इसलिए इनके साथ हमेशा पॉजिटिव छोटी ब्रैकेट्स आती हैं। तो ये देखें -1 से हमें बड़े चाहिए ना, तो इसका मतलब -1 भी शामिल नहीं होगा, 0 शामिल होगा। 0 अगर हम इसको इस तरह लिखें तो 0 के गिर्द बड़ी ब्रैकेट आएगी क्योंकि 0 हमने शामिल करना है। -1 शामिल नहीं है, -1 से बड़े जितने भी नंबर हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वो x ग्रेटर देन -1 का मतलब ये है, यानी -1 से बड़े जितने नंबर हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऑपरेशन देखते हैं। बेसिक ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स ले लेते हैं जो कि दोनों सेट्स में होते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, याद रखें, रिपीट नहीं करते, लेकिन कोई एलिमेंट मिस भी नहीं करते दोनों सेट्स का। तो हम उसको इस तरह देखते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 एक सेट है, यूनियन 3,4, तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका यूनियन आ जाएगा। 3 जो है वो रिपीट हो रहा है दोनों सेट्स में, लेकिन हम एक ही दफ़ा लेंगे उसको, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेंगे तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रिपीट्स वाला आपने सिर्फ एक दफ़ा लेना है यूनियन में। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। इंटरसेक्शन में ये हमारे पास दो सेट्स हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 है तो 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसका जवाब 5 या खाली सेट आ जाएगा। इसको 5 बोलते हैं खाली सेट, और ये भी खाली सेट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस का। डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास सॉरी ए माइनस बी लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, ए डिफरेंस बी। इसका क्या मतलब होता है कि जो ए में एलिमेंट्स हैं लेकिन बी में नहीं है वो ए डिफरेंस बी होगा, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है वो ए डिफरेंस बी में आ जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स इन वन सेट बट नॉट इन अदर। ठीक है, यानी कि सेट ए में मौजूद है लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखें, एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सेट ए 1 2 3 है, सेट बी हमारा 3,4 है। तो ये देखें कि यहाँ पे 1 और 2 इस सेट में मौजूद नहीं है तो हमने डिफरेंस में 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, जवाब जो आया हमारा, तो 3 तो यहाँ पे है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको खुलासा करते हैं सारे नंबर्स का कि नंबर्स किस तरह आपस में रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स का सेट। ये देखें, ये सबसे अंदर है। ठीक है, ये सबसे अंदर है यानी सबसे छोटा सेट ये है नेचुरल नंबर्स का। और अगर आप इसमें ज़ीरो शामिल कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो शामिल करने से। अगर आप इसमें सारे मनफी वाले नंबर्स भी शामिल कर दें यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें होल नंबर में तो वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। और अगर आप इसमें पी ओवर क्यू वाले शक्ल के नंबर भी, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन में नीचे ज़ीरो मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। इनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। बाकी हम इनको नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा सेट आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो वो हम देखते हैं 2 स्क्वायर रूट पाई ई, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो रियल नंबर्स है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन अगर हम करें, यानी ये देखें रेशनल और इर्रेशनल का अगर यूनियन करें तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी अलोंग अ नंबर लाइन। ठीक है, ये ऐसे तमाम नंबर्स का सेट है जो जिनको हम रियल नंबर लाइन पे एज ए कंटिन्यूस क्वांटिटी शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं। जिस तरह अगर हमें 0 के बाद 0.1 0.11 0.1111 इस तरह सारे नंबर्स अगर चाहिए ना रियल लाइन पे तो हम वहाँ पे रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता। लेकिन जो नेचुरल नंबर हो गए, जो हमारे पास होल नंबर हो गए या इंटीजर्स हो गए, इनमें ब्रेक्स होती हैं। इनको हम डिस्क्रीट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स कंटिन्यूस नंबर होते हैं और जो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये हमारे सारे डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं। अब हमने रियल लाइन एक ली है, रियल लाइन के सेंटर में हमने एक मिड पॉइंट ले लिया जो ज़ीरो को, ओरिजिन को हमने रिप्रेजेंट किया है। इस तरफ जो ज़ीरो के राइट साइड पे हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड पे होंगे सारे नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, और जो नंबर इस लाइन के राइट पे होगा वो लेफ़्ट वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये देखें जिस तरह 3 लेफ़्ट पे राइट पे है और 2 लेफ़्ट पे है तो 3 जो है वो 2 से बड़ा होगा। अब मैंने कुछ रियल, रैशनल, इर्रेशनल और होल नंबर सारों को थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये देखें जिस तरह पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसका मतलब है ये 3 से थोड़ा सा आगे जाके ये होगा। ये अप्रॉक्सीमेशंस ही होती हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते। मैंने बस ये आपको एक आइडिया दिया है। ठीक है, ये पाई के लिए हमने 3.1415, तो ये 3 से थोड़ा सा आगे। ये 5/2 है, 5/2 को हल करके 2.5 आता है। तो ये इसका मतलब 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में होगा 2.5। तो ये देखें। ठीक है, इसी तरह मैंने नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये -1/3 है तो ये हमारा -0.3 आ गया। तो ये इसका मतलब है 0 से थोड़ा इस तरफ होगा, यानी 0 और -1 के दरमियान होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें -√3 है, ये एक इर्रेशनल नंबर है तो ये भी हमारे पास बिल्कुल प्लॉट नहीं होता। तो मैंने एक आइडिया लेकर ये
-1 और -2 के दरमियान ये देखें यहाँ पे ये तीर बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह 2 है, 3 है। अब 2 3 को हमने कैसे लिख सकते हैं, 2/1, 3/1, ये देखें ये फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि जो रैशनल नंबर्स के पी और क्यू दोनों नंबर होंगे ना, वो सेट ऑफ इंटीजर से आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर से। और जो क्यू हमारा होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे क्यू ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर में किस तरह के हमारे नंबर्स आते हैं। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस होंगे 3/2, 5/2, जितने भी दुनिया में फ्रैक्शंस है ना, वो हम रेशनल नंबर्स में इंक्लूड करेंगे। दूसरा इसमें आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल्स जो कि कुछ पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखें जैसे 13/25 है, इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.52 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट इसकी कोई भी डिवीजन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ख़त्म हो जाने वाले, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। तीसरा है रिपीटिंग डेसिमल्स सॉरी रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि एक पैटर्न के साथ डेसिमल के बाद एक पैटर्न के साथ नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे कि 22/7 है, तो हम इसकी अगर वैल्यू निकालें तो ये 3.14252857, ठीक है। ये देखें ये इतना और ये वाला इतना, ठीक है, ये आपस में रेपिटिशन कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह ही चलता जाएगा, इस तरह ये सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जब हम रेपिटिशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना कि ये नंबर मतलब जो है वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उस नंबर के ऊपर इस तरह बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसी तरह अगेन ये 1 से स्टार्ट होकर 7 तक रिपीट होगा, फिर 1 से स्टार्ट होकर रिपीट होगा, इस तरह ये अशारिया के बाद रिपीट होता जाएगा। तो जो भी रेपिटिशन वाले नंबर होंगे, ठीक है, उनको भी हम रैशनल नंबर में ही शो करते हैं, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू डैश हमारा ऐसे एक्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है जो कि रैशनल नंबर नहीं होंगे वो फिर इर्रेशनल बन जाएंगे, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से नंबर इंक्लूड करते हैं, इसमें हम नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते अशारिये के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद वो चलते जाते उनकी कोई लिमिट नहीं होती। और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, और दूसरा वो जो कि रिपीट नहीं करते। अब स्पेशल जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं वो देखते हैं 2 स्क्वायर रूट। ये देखें इसकी वैल्यू 1.4142 एंड सो ऑन। ये देखें अब ये चलता भी जा रहा है और रिपीटिंग भी नहीं है, कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है किसी पैटर्न के साथ, तो हम इसको इर्रेशनल नंबर बोल देंगे। ई है हमारे पास जिसको आइलर कांस्टेंट बोलते हैं, 2.712828, इस तरह ये चलता जा रहा है लेकिन कोई भी रेपिटिशन भी नहीं हो रही और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पाई भी 3.1459, ये भी इसी तरह चलता जाता है लेकिन कोई भी रेपिटिशन नहीं होती। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है कि 25 का स्क्वायर रूट। जब इसको हम 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 8 स्क्वायर रूट को जब हम कैलकुलेटर में अप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। तो ये देखें ये ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। 33/9 ये हमारे पास रैशनल होगा, क्योंकि ये देखें 3.666 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया हमने, तो इसका मतलब है कि रिपीट होने वाला जो है वो रेशनल नंबर में आता है। पाई हमारा मैंने आपको बता दिया इर्रेशनल नंबर है। 19/8 ये 2.375 के बाद जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा। एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों में पाई जाती है, वो ये है कि ऑल स्क्वायर रूट्स आर इर्रेशनल, के कोई भी किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। ये चीज़ गलत है। इर्रेशनल नंबर सिर्फ तब होगा जब वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। अगर हमारे पास ये देखें मैंने लिखा हुआ कि अगर हमारे पास n का स्क्वायर रूट है तो n का स्क्वायर रूट हमारा रैशनल होगा जब n परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर n हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का मिल जाता है, जिस तरह 25 है, 36 है, 49 है, ये सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो जब कट गया तो हमारा हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब है कि हर नंबर जो कि स्क्वायर रूट के नीचे होता है वो इर्रेशनल नंबर नहीं होता। अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में क्या है कि हम पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, ये PEMDAS, ये इस तरह के रूल को हम फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, P से पैरेंथेसिस, यानी कि अगर पैरेंथेसिस हो, ब्रैकेट्स हो, तो हम सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। फिर अगर एक्सपोनेंट्स आ जाएँ यानी कि पावर्स आ जाएँ तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम कोई भी मतलब डिवीजन हम कर लेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। इसकी एक नेक्स्ट है ग्रुपिंग सिंबल्स। अगर कोई चीज़ें 2 या 3 नंबर जो हैं वो आपस में जमा या तफरीक होकर ब्रैकेट्स में है तो हम उनको ब्रैकेट्स में एज ए होल ट्रीट करेंगे। अगर वो रेडिकल्स के नीचे हैं यानी कि अंडर रूट के नीचे हैं तो हम उनको भी एज ए होल ट्रीट करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी हम उनको एज ए होल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल में है कि ये हमें दी हुई है एक्सप्रेशन 24 + 6 × 2/3 - 4 स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि हम सबसे पहले किसको हल करेंगे। यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है तो सबसे पहले एक्सपोनेंट हल करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हमने 16 लिख दिया। तो यहाँ पे उसके बाद हम फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो ये देखें, यहाँ पे डिवीजन के साथ हमने ये काट दिया, मल्टीप्लिकेशन के साथ 3 और यहाँ पे 2 आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 24 + 4 - 16 आ गया। तो इसको हल करेंगे 12 जवाब आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले कामोटेटिव, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एडिशन के लिहाज से भी करती हैं और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 रियल नंबर्स को ऐड करें और उनका अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, पहले आप 2 + 3 कर रहे हैं, बाद में आप 3 + 2 कर दें तो जवाब सेम ही आएगा। इसी तरह अगर 2 × 3 कर रहे हैं या 3 × 2 कर रहे हैं तो जवाब आपका सेम आएगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव में होता है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर है तो आप अगर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको ऐड करते हैं, तो अगर आप बाद में पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं बाद में इसको ऐड करते हैं तो आपका जवाब सेम आएगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, यानी कि इन दो को पहले आप चाहे आप जमा कर लें या इन दो को पहले जमा करके फिर इसमें करें या इसमें करें, जवाब सेम आएगा। सेम ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो बाहर उनके कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि देखें कि बी पे भी हो जाएगा AB ± AC, सी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। यहाँ पे रियल नंबर में जो ज़ीरो होता है ना उसको हम जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है कि अगर आप उसको किसी भी रियल नंबर में ज़ीरो को जमा करें तो आपका जवाब वही रियल नंबर आएगा। 1 हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर में, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई रियल नंबर को करेंगे तो वो हमारा आंसर जो है वो वही रियल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स। हर रियल नंबर का एक इन्वर्स भी मौजूद होता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर आपने ए का जो है वो एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो आप -A लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे कि जिसको ऐड करने से आपका जवाब एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो आ जाए। ठीक है, इन्वर्स आपने वो एलिमेंट लेना है कि उसको रियल नंबर में ऐड करें तो जवाब ज़ीरो आ जाए। इसी तरह आपने ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए ढूंढना है कि उसको आप मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स को करें तो जवाब हमारा 1 आ जाए। और 1 का जो है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है 6 + 5 + 7 + -7 + 2 × 4 - 1। ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 + 5 पे हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, ये 11 आ गया। यहाँ पे हमने एडिटिव इन्वर्स वाला लगाया, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं 7 और -7, इनको जब प्लस करेंगे तो जवाब हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लगाई है हमने तो ये 0 आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, 2 नंबर्स माइनस हो रहे हैं और बाहर उनके नंबर है तो ये इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 4 बार 8 -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जवाब हमारा 11 + 6 17 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स। इट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन दैट इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर कॉल्ड बेस इज़ मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। ठीक है, ये एक्सपोनेंट जो है वो मैथमेटिकल नोटेशन है जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई नंबर है अगर हमारे पास तो हमने उसको कितनी दफ़ा उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया है, अपने आप से उसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, ये चीज़ हम एक्सपोनेंट्स में शो करते हैं।
उस नंबर को हम बेस कहते हैं, ठीक है, जिस नंबर को हमने मतलब जितनी दफ़ा उसी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर दे आर आल्सो कॉल्ड पावर्स, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को उसके साथ मतलब 3 दफ़ा करते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। ये शो करने का तरीका है कि किसी नंबर को हम कितनी दफ़ा उसी से अपने आप से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको पावर्स या इंडिसेस भी बोलते हैं। अगर हमारे पास ए कोई रियल नंबर है तो एन जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। देन अगर हमारे पास कोई रियल नंबर ए है और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर एन हमारे पास क्या मतलब होगा कि हमने ए को एन टाइम डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। ये देखें ए एंड सो ऑन अप टू ए, ये इसका मतलब है कि ये हमने ए को एन टाइम मल्टीप्लाई किया है, ए की पावर एन का मतलब। इसी तरह 2 की पावर 4 है तो हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 4 दफ़ा। 2 × 2 × 2 तो ये 16 आ गया, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि अगर आपके ये बेस जो हैं वो सेम हो और इनकी अलग-अलग पावर्स हों, ठीक है। बेस सेम हो लेकिन पावर्स अलग-अलग हों और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी एक बेस बनाकर इनकी पावर हम ऐड कर देते हैं अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो इसकी मिसाल देखेंगे, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, इनकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो एक्स की पावर 3 + 5 एक्स की पावर 8 आ गया। अगर दो बेसिस जो हैं वो सेम है और डिवाइड हो रही हैं और पावर्स उनकी डिफरेंट है तो जो नीचे वाली पावर होगी वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ए की पावर p - q, ठीक है। अगर दो बेसिस जो हैं वो हमारे पास सेम हो और पावर्स उनकी डिफरेंट हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं। ए की पावर p - q, और यहाँ पे ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो इसका जवाब 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एग्जांपल देखते हैं, y की पावर 9 बटा y की पावर 4। आप देखें कि बेसिस दोनों की सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो y की पावर 9 - 4 हो जाएगा, यानी कि पावर्स माइनस हो जाएंगी तो y की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है कि अगर किसी बेस की पावर हो, यानी कि पावर की पावर अगर हमारे पास हो तो पावर की पावर हमेशा ज़रब खा जाती है। ये देखें, ए की पावर p है और उसकी पावर q है, तो ये पावर की पावर ज़रब खा गई तो जवाब हमारा ए की पावर p × q आ गया। अब इसकी मिसाल देखते हैं कि ए हमारे पास a² है तो इसकी पावर भी 3 है, पावर की पावर आ गई, पावर को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a × 2 × 3 आ गया तो a की पावर 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर दो हमारे पास बेसिस आपस में ज़रब हो रही हों और उनका जो पावर है वो सेम हो, पावर एक हो, तो वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगी, दोनों पे अमल कर जाएगी। ये देखें, ए की पावर p दरमियान में ज़रब है तो ज़रब आ जाएगी, b की पावर p आ जाएगी। इसकी हम मिसाल देखते हैं, ये 4 × 5 लिखा हुआ है, इनकी पावर 3 है तो 4 की पावर 3 अलहदा ज़रब 5 की पावर 3 अलहदा हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 8000 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो नंबर्स बेसिस हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर जो है मतलब सेम हो और ए की पावर हो, ठीक है। दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और पावर सिर्फ एक ही हो, सेम हो, तो वो पावर दोनों पे तकसीम की सूरत में ही डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये देखें, ए की पावर क्यू बन जाएगी, दरमियान में बटा था तो बटा आ गया, बी की पावर क्यू आ जाएगी। इसमें भी हमारा बी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है ना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ये रूल भी आपने याद रखना है, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 की पावर 0 बन जाए तो ये इन्फिनिटी है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, ये आपके लेवल का नहीं है। 0 के अलावा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। अगर कोई पावर माइनस में आ जाती है, ए की पावर -n है, तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे कि उसको बटे में लिख लें, यानी कि 1/a की पावर पॉजिटिव n बन जाएगी, ठीक है। उसको उल्टा दें तो फॉर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक काशन है, नोट है कि हमारे पास अगर हमारे पास ए प्लस माइनस या दो नंबर्स हमारे पास जमा या तफरीक हो रहे हो और उनकी पावर सेम हो, तो हम उसको इस तरह नहीं लिख सकते कि दोनों पे डिवाइड कर दें, ए की पावर n ± b की पावर n, ये गलत हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि प्लस और माइनस में ये जो पावर है ना, ये डिवाइड नहीं होती, अलहदा नहीं होती, ठीक है। अच्छा, लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि चीज़ों को देखें कि आपको कितना समझा रहा हूँ, बिल्कुल निचले लेवल से आपको लेके जा रहा हूँ। जो एलएमएस वाले लेक्चर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शॉर्टकट्स लगाए हुए हैं, तो आप बेहतर है कि इसी को देखें, पूरा देखें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हमने सिंप्लीफाई करना है कि t की पावर 5 × t की पावर -3। अब ये देखें, बेसिस सेम है इनकी और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ये देखें, t की पावर 5 + -3 आ गया, ठीक है। ये देखें, प्लस आएगा ना पहले, तो बाद में अगर माइनस है तो फिर अपग्रेड कर लेंगे, t की पावर 5 - 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -3 और
जब करेंगे हम t की पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है -3, ठीक है। ये देखें दोनों बेसिस सेम है हमारी, लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। ये देखें -3 की पावर आ जाएगा 6 - 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। वो पिछले वाले रूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं। ये हमने 2x की 3 पावर हमारे पास टोटल 4 है, यानी 2x की 3 की हमारी सारी की पावर 4 है। तो हमने क्या किया, इसको 2 पे भी कर दिया और x की 3 पे भी हमने अप्लाई कर दिया। 2 की पावर 4 अप्लाई किया तो 16 आ गया। x की 3 की 4, x की 3 की 4, अब पावर की पावर आ गया, तो पावर की पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती है, तो हमने x की पावर 12 आ गया, 3 चौके 12, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सिंप्लीफाई m-2 n की 4 m3 इंटू n, तो ये हमारे पास आ गया n की पावर 4 - 1 m की पावर 2 + 1, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो नीचे वाला n था इसको ऊपर लेके गए, तो इसकी पावर +1 थी -1 हो गई। ये वाली -2 थी नीचे लेके आए, तो m की पावर +2 हो गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n की पावर 3 m की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड कर दें बस। अब हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज रियल नंबर्स इन अ कम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग पावर्स ऑफ 10, ठीक है। ये हमारे पास अगर कोई रियल नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो उसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी छोटी फॉर्म में लिखते हैं पावर्स ऑफ 10 को इस्तेमाल करके। जनरली अगर हमारे पास कोई x रियल नंबर है तो x को हम इस तरह लिखेंगे कि c × 10⁻n, ठीक है। ये हमारा जर्नल साइंटिफिक नोटेशन है। तो यहाँ पे c हमारे पास क्या है, c हमारे पास कोफिशिएंट है और मस्ट है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। वो कहता है कि ये हमारे पास c ऐसा नंबर होगा जिसके इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है ना राइट साइड पे, हर नंबर का डेसिमल पॉइंट उसके राइट साइड पे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट है, तो c हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसके लेफ्ट पे कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए उसके लेफ्ट पे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे। और जो हमारा n है वो हमारा नेचुरल इंटीजर से आएगा और शोज़ हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल इज शिफ्टेड। तो हम n जो है हमें उससे पता चलेगा कि हमने डेसिमल पॉइंट से कितनी जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो कितनी जगहों पे शिफ्ट किया। ये इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें हमारे पास 2780418, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसको मूव करा के हम यहाँ पे ले जाएंगे। हमने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ एक ही नंबर रखना होता है, जो मैंने आपको सी के केस में बताया था ना। ये सी के लिए हमने यहाँ से डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके जाना है, इस तरह लेके जाना है कि इसके लेफ्ट पे एक ही नॉन ज़ीरो नंबर हो, एक ही नॉन ज़ीरो नंबर इसके लेफ्ट पे हो, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये फिर यहाँ पे आ गया, तो 2.7 ये नंबर वैसे ही आ गया साथ। तो हमने कितनी प्लेसेस मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ से उठा के यहाँ पे 6 प्लेसेस मूव किए हैं और टुवर्ड्स लेफ्ट लेके गए हैं। अगर हम लेफ्ट को मूव करवाएं तो हमारा पॉजिटिव पावर आ जाएगी, ठीक है, 10 की पॉजिटिव पावर। ये देखते हैं माइनस वाली पावर, ये हमारे पास है 0 पॉइंट, ये 0 इतने सारे और 4 7। अब हमने 0 को मूव करवा के यहाँ पे लेके जाना है कि इसके लेफ्ट पे एक ही हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर हो। ये देखें यहाँ पे अगर हम ले जाएं तो यहाँ पे एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है 4, बाकी तो इस तरफ सारे ज़ीरो नंबर है। तो हमने यहाँ से इशारिये को उठाया और यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे अगर ले गए तो ये 4.7 आ गया। अब हम कितनी डिजिट्स राइट को आए हैं, 13 डिजिट्स राइट को आए हैं। तो इसका मतलब ये 4.7 × 10⁻13 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिकल। इट इज़ एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये वो एक्सप्रेशन होती है जो किसी नंबर का रूट को रिप्रेजेंट करती है। द मोस्ट कॉमन रेडिकल इज स्क्वायर रूट। हमें जो सबसे कॉमन स्क्वायर रूट देखने को मिलता है, कॉमन रेडिकल जो मिलता है देखने को, वो स्क्वायर रूट होता है। बट रेडिकल्स आल्सो रिप्रेजेंट क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स एंड हायर ऑर्डर रूट्स। कहता है कि हमने सिर्फ स्क्वायर रूट्स ही ज़्यादातर देखे हुए हैं रेडिकल के, लेकिन हमको क्यूब रूट्स भी हमने देख सकते हैं होते हैं और फोर्थ रूट्स भी होते हैं, ठीक है, और हायर ऑर्डर के भी होते हैं। हमने तो सिर्फ स्क्वायर रूट देखे हुए हैं या क्यूब रूट ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हायर ऑर्डर के भी होते हैं, ठीक है। जनरली इसका क्या चीज़ है कि ए अगर हमारे पास रियल नंबर है और ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, हमारे पास एक रियल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर n है और n हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे ए रियल नंबर p आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई p रियल नंबर है तो n जो है वो हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो हम उसको रेडिकल को इस तरह लिखेंगे, nth रूट ऑफ p। इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ p। इसका क्या मतलब है, nth रूट ऑफ p का मतलब इज इक्वल टू q। ये उसी वक्त होगा कि जब आप q की पावर n लेंगे। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ पे
इसके 3 होता है, n की जगह पे 3 होता, तो आप अगर इसकी पावर 3 लेते तो ये इस तरफ 3 से कट जाना था, तो q की पावर n यानी q की पावर 3 हमारी p के बराबर आ जानी थी। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। ठीक है, यानी कि जितना नंबर यहाँ पे होगा उतनी आपने इसकी पावर बना देंगे अगर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी अगर इसकी पावर 3 ले लेंगे, दोनों तरफ हम पावर 3 लेंगे, तो ये 3 जो है वो इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, या 1/n, तो वो कट जाएगा 3 से, तो ये हमारा p बच जाएगा, इधर सिर्फ p बच जाएगा और इधर q की पावर 3 बन जाएगी। इट कैन बी रीड एज nth रूट ऑफ रेडिकैंड p। ये जो अंदर चीज़ होती है इसको रेडिकैंड बोलते हैं। n इज इंडेक्स, n जो होता है इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, नॉट रिटर्न व्हेन n इज इक्वल टू 2 फॉर स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास ये n जो है वो 2 होता है ना, ये देखें मैंने n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, 1 का नहीं होता, ये हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर रूट हो सकता है n का। n की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर ये 2 हो तो हम इसको जनरली नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता होता है कि 2 वाली जो है वो स्क्वायर रूट होती है। जिस तरह अगर ये लिख दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 होगा, तो 2 हम नहीं लिखते, स्क्वायर रूट सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके रूल्स कुछ पढ़ते हैं। रूल्स हैं कि नॉन नेगेटिव एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आपने हमेशा देखना है कि जब भी आप किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने वो प्लस माइनस नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ प्लस आता है। जिस तरह हम 25 का स्क्वायर रूट लिख देते हैं +-5, ये गलत है, तो 5 आएगा। 5 को हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी नॉन नेगेटिव कौन से नंबर होते हैं जो 0 के बराबर या 0 से बड़े हों। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अगर आप उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हम इसको बोलते हैं। अगर 2 नंबर्स के ऊपर सेम स्क्वायर रूट है, एक ही स्क्वायर रूट है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे, दोनों पे अलग-अलग कर सकते हैं। और a और b जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसकी एग्जांपल ये देखें, अगर 300 है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, तो 100 × 3। ठीक है, 100 × 3 हमने अलहदा कर दिया, 100 पे अलहदा कर दिया। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 3 के कुछ भी नहीं होता, तो हमने 3 के ऊपर अंडर रूट रहने दिया। ये सेम यही एग्जांपल इसी तरह ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स के, अगर 2 नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर सेम स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट है, तो हम उसको भी अलग-अलग कर सकते हैं और बटा वैसे ही रहेगा, फ्रैक्शन वैसे ही रहेगी। ये देखें, ए का स्क्वायर रूट अलहदा, बी का अलहदा कर दिया, तो बी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही केस के ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि 5 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, 36 का अलहदा कर दिया, 5 का स्क्वायर रूट ही रहेगा। ठीक है, इसका कोई इशारिये पे जवाब आएगा, लेकिन 36 का जो है वो 6 होता है। हमने ये चीज़ यहाँ पे ऐसे लिख दी। ओनली कंबाइन लाइक रेडिकैंड विद सेम स्क्वायर रूट्स इंडेक्स। वो कह रहा है कि जो कंबाइन रेडिकैंड होंगे ना, जिनके अंदर वाला भी सेम होगा और बाहर जो n की जो इंडेक्स जो है वो भी सेम होगा, आप सिर्फ उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आप कंबाइन कर दें, नहीं, जिनका अंदर वाली चीज़ भी सेम होगी और जिनका n भी सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें आप 2 स्क्वायर रूट प्लस 18 स्क्वायर रूट, लेकिन हम इनको ऐड नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। कब तक? ये 2 स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया, लेकिन हमने इसको कैसे लिख दिया, 9 × 2 स्क्वायर रूट सारे का, तो 9 का 3 आ गया और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रह गया। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये 1 था यहाँ पे इसका। ठीक है, 1 + 3 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। और हमने जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें हमने रेडिकल को नहीं रहने देना। ये असूल होता है कि नीचे से आपने फ्रैक्शन के नीचे से हमेशा आपने रेडिकल को ख़त्म करना होता है। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये देखें, ये अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसके नीचे ये देखें 10 का स्क्वायर रूट आ गया, तो इसने को हमने ख़त्म करना है। इसका क्या हाल है कि 10 के स्क्वायर रूट से ऊपर ज़रब दे दें और नीचे ज़रब दे दें। तो ये देखें, ये 2 × 30, ये 3 × 10 स्क्वायर रूट 30 आ गया। ये यहाँ पे 2 दफ़ा आया स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हमारा 3 × 10 आ जाएगा। हमने नीचे से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस तरह का सीन हो, 4/1 + 5 × यानी कि एक टर्म कोई 2 टर्म्स इस तरह ऐड हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो अंडर रूट वाली साइन होती है ना, इसको चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये 1 + 5 स्क्वायर रूट है, हम इसको 1 - 5 स्क्वायर रूट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर इस तरह मल्टीप्लाई होगा, इस तरह करके, तो 4 × 1 ये चीज़ वैसी आ गई। नीचे a + b × a - b वाला फार्मूला, a² - b², तो ये यहाँ से कट गया, तो 4 × ये वाला वैसे ही आ गया, तो यहाँ पे 1 - 5 आ गया। ठीक है, ये जवाब आ गया। अगर हमारे पास a इस तरह लिखा हुआ है, मतलब nth स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो हम a वैसे ही लिख के और n जो है इसको 1/n में लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये फिर पावर में जब जाती है तो 1/, बन जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे अगर
3 हो तो ये 1/3 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें कि a की पावर m है ना, तो जब हमने इसको ख़त्म किया तो ये 1/n बना। अब पावर की पावर ये देखें, a की पावर m, इसकी पावर 1/n, तो m की पावर की पावर आ गई, तो हमने वो पीछे वाला फार्मूला लगाया, m/n हो गया, ठीक है। इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स है, आप इनको देख सकते हैं। 2 3 4 3 2 पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 को हमने ये 3 बना दिया और 2 को हमने ये वैसे ही लिख दिया। जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में बनती है कोई 7 की पावर 3 इस तरह कुछ बनती है। ये आप करके देख लें, तो इसका ये आएगा जवाब 7 की पावर 2, ठीक है। 49 के बराबर होता है। तो इस तरह के 16/9 है, इसकी पावर -1/2 है, तो इसको आपने प्लस करना है, तो बटे को उल्टा दें, 9 को ऊपर ले जाएं, 16 को नीचे ले आएँ, तो 1/2 आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, हम सबको पता है, तो 9/16, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, ये आ जाएगी। इसी तरह ये चीज़ 2x की पावर 3/4 इंटू 3x की पावर 1/5, ये देखें कि यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो गया। x जो है वो बेसिस दोनों सेम है, पावर्स हैं दोनों की डिफरेंट, तो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर्स को ऐड करके हमने 6x की पावर 19/20 लिख लिया, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर 1, मॉड्यूल 1 to 5 हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट लाजमी करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।